अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। चलते हैं इस नावल के एपिसोड नंबर 2 को रीड करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। मगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। अपनी सुर्ख आंखें चपकते हुए उसने दाद बख्श पर टिकाई और उससे संजीदगी से कहते हुए उसने सफाकी से कहा था, लेकिन आप उनसे शादी करने का वादा तो कर चुके हैं। दाद बख्श ने भी संजीदगी से उसे पावर करवाया था। जरखान ने बेचैनी से पहलू बदला। हाँ, तो कर लूंगा शादी, मगर पहले उससे मिलूंगा। उससे मिले बगैर शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। वो अपनी जिद पर कायम था। साईं, आपने जो भी किया वो आपका बचपना था। उस उम्र में छोटी मोटी खताएं हो जाया करती हैं। लोग तो जाने क्या क्या करके भूल जाते हैं, और एक आप है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी इस बात को अपने सर पर सवार किए हुए खुद को बर्बाद कर रहे हैं। छोड़ें ये जिद, प्लीज बुला दे उन्हें। दाद बख्श ने उसे कायल करने की एक नाकाम कोशिश की थी। उसके बात पर वो धीरे से हंस दिया, एक तल्ख हंसी जिसने दाद को तकलीफ से दो चार किया। सिगरेट के बचे टुकड़े को एस्ट्रे में मसल कर उसने अब दूसरी सिगरेट सुलगाई और होठों पर दबा कर उसे उसकी तरफ रुख किया। तुम्हारा मसला पता है क्या बख्श? उसने बख्श की आंखों में झांका, जिसने फौरन निगाह झुकाई। जरखान दोबारा हंस पड़ा था। तुम्हारा मसला ये है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत में कुछ नजर नहीं आता। मैं जो करता हूँ वो गलत हो भी तो तुम्हें सही लगता है, और मुझे इस तकलीफ से बाहर निकालने के लिए तुमने अभी जो बकवास की है वो बेअसर रही है। वो बात छोटी मोटी नहीं थी। दाद बख्श कहते कहते वो आखिर में तल्ख हो गया था। आंखों में जुनून उतर आया था। दाद बख्श ने उसके हाथ से सिगरेट ले ली, जो सुलग कर उसकी उंगलियां जला रही थी, मगर उसे परवाह ही कब थी। वो भी करो अब बस भी कर दो मेरा चंदा। इतना प्रेस करोगी तो यकीनन यूनिफॉर्म जला दोगी तुम। फिर सुबह पहन कर जाना, वो ही पुराना वाला। बार बार यूनिफॉर्म को प्रेस करती महरम को देखकर वो हंसती हुई बोली, मोमी आप ना बाज आ जाए। अच्छा, हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती रहती हैं आप। उनके यूं तंग करने पर वो तनक कर बोली, मजीद खिलखिलाई। हाँ, तो अपने काम भी तो देखो ना। ऑलरेडी प्रेस यूनिफॉर्म को बार बार प्रेस कर रही हो। उन्होंने उसके सर पर हल्की सी चित लगाई। जी हाँ, क्योंकि मुझे कल स्टेज पर बुलाया जाएगा। सब स्टूडेंट्स का फोकस मुझ पर ही होगा, और अगर मेरा यूनिफॉर्म ही ठीक से प्रेस ना हुआ हो तो कितनी शर्मिंदगी होगी, आप बताएं ना। यूनिफॉर्म को हैंगर में लटकाते हुए महरम ने उन्हें अपने तईन समझाया। हो ये तो है। उन्होंने उसी के अंदाज में मासूमियत से सर हिलाया। महरम हंस पड़ी। अच्छा, आपको एक और मज़े की बात बताऊं? चुटकी बजाते वो खुश दिली से बोली, फिर चौकड़ी मारकर जमीन पर बिछाई चटाई पर बैठ गई। उन्होंने चेहरे पर तजस्सुस सजाया और अपनी मासूम बेटी की तरफ देखा। हाँ हाँ बताओ। वो भी उसके पास ही बैठ गई। रिदा बता रही थी कि मैडम ने लाहौर से मेहमान खुसूसी बुलाए हैं। अब मुझे डबल इनाम मिलेगा। पता है कैसे? अपने ज़हीन आंखों में इश्तियाक भरकर महरम ने एक बार फिर उन्हें सस्पेंस में मुब्तला करना चाहा। कैसे? उनके लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो ऐसे कि एक इनाम तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, और दूसरा वो गेस्ट ऑफ ऑनर देंगे जो लाहौर से आएंगे। महरम ने मुस्कुराते हुए अपने तईन कुछ किया था, और वो उसे दिखाने को खुश हो भी गई थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। यानी कि अब मुझे भी डबल ट्रीट मिलेगी। एक आंख दबाते हुए उन्होंने महरम के अंदाज में ही बात की थी। मोमी प्लीज डोंट कॉपी माई स्टाइल। उनके यूं आंख दबाकर बात करने पर मसनूई खफकी से वो चीखी थी। बदले में वो खिलखिलाकर हंसती। ओके, बी सीरियस नाउ। महरम ने चेहरे पर बड़ी संजीदगी से तासुरात सजाए थे। उन्होंने भी उसे फॉलो किया और संजीदा शक्ल बनाई। वो यूं ही उसके साथ बच्ची बन जाया करती थी। ओके, आई एम सीरियस। उन्होंने हाथ से विक्ट्री का निशान बनाया। हाँ, तो मैं कह रही थी कि कल जो पैसे मुझे मिलेंगे मैं उनसे आपका इलाज करवाऊंगी। फिर जब आप ठीक हो जाएंगी। तो उसकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। उन्होंने बीच में ही उसे टोक दिया था। क्यों, मुझे क्या हुआ है जो तुम मेरा इलाज करवाओगी? उन्होंने उस खफकी जताई थी। ज्यादा बने मत, मुझे पता है
आप मुझसे छुप छुप कर अपना सब्र दबाती रहती है ना, और मेडिसिन भी लेती है, मुझे सारा पता है। इसी सर दर्द की वजह से तो आपके बाल भी कितने हल्के होते जा रहे हैं, और मम्मी आपकी आईब्रोज भी वाइट हो रही हैं, एंड आई डोंट लाइक ऑल दिस। वो मुंह बसुर कर बोलती उनके दिल पर आरियां चला रही थी। मेरी चंदा, ये मामूली सा सर दर्द है, कभी कभार हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे इलाज की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम उन पैसों से अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग कर लेना। उसे प्यार से पुचकारते हुए उन्होंने उसे मुतमईन करना चाहा था। मोमी, आप क्यों भूल रही हैं कि मैंने बायो के साथ मैट्रिक में टॉप किया है? मुझे सब कुछ नहीं पता है, मगर इतना नादान भी नहीं हूँ। कल स्कूल से आते ही मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी, आप तैयार रहिएगा। और बस, महरम ने उन्हें डपटने के अंदाज में कहा था। उसके यूं तहक्कुम भरे अंदाज पर वो हंसने लगी। इतनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी कि मुझे खुद हॉस्पिटल लेकर जाएगी। उन्होंने अपनी आंखें फैला ली। जी हाँ, बिल्कुल मैडम महरम। ठीक 5 माह 4 दिन बाद पूरे 16 बरस की हो जाएगी। उसकी मसनूई कॉलर उसने मसनूई कॉलर अकड़ाई। अच्छा जी, जैसे मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरी बेटी 16 बरस की होने वाली है। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। डार्लिंग, तुम मेरी मम्मी बनने की कोशिश मत करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। और तुम अब ये लाइट्स ऑफ करो और इधर मेरे पास आकर लेट जाओ जल्दी से। शाबाश, कहकर कमीज की शिकनी दुरुस्त करती वो उठ खड़ी हुई और कमरे में बिछी वाहिद पलंग पर जाकर लेट गई। मैरम ने खफकी से उनकी जानिब देखा, मगर वो मुस्कुराहट दबाकर करवट बदल गई। मैं भी जब बड़ी हो जाऊंगी ना, तो गिन गिन कर बदले लूंगी आपसे। जब मेरे सर में भी ऐसे दर्द हुआ करेगा तो मैं आपको हरगिज नहीं बताऊंगी, और चुपके चुपके आपकी तरह ही रोया करूंगी। और फिर जब आप मुझे हॉस्पिटल जाने का कहेंगी तो मैं भी ऐसे ही करूंगी, जैसा आप अभी मेरे साथ किया। भराई हुई आवाज में बोलती वो उनको अंदर तक हिला गई थी। वो तड़प कर सीधी हुई। महरम, उनकी आवाज में वाज़ेह तड़प थी, जबकि वो उनकी पाती बैठी रो रही थी। पागल हो गई हो तुम? इतनी सी बात पर इतना बड़ा भी सोचता है कोई? खबरदार, जो आइंदा अपने मुंह से ऐसी कोई बात निकाली तो हमेशा के लिए नाराज हो जाऊंगी मैं तुमसे। उसने अपने सीने से लगाते हुए वो खुद भी रो पड़ी। हाँ, तो फिर आप भी क्यों जिद कर रही हैं? अभी तो आप 40 की भी नहीं हुई हैं, और आपके आईब्रोज वाइट हो रहे हैं, बाल भी इतनी तेज से झड़ते हैं। आप बस चुपचाप कल मेरे साथ हॉस्पिटल चलिएगा। हम डॉक्टर से पूछेंगे कि किस वजह से आपके सर में इतना दर्द रहता है। वो सब बता देगा तो फिर मैं आपका पूरा इलाज करवाऊंगी। वो तो सब कुछ प्लान किए बैठी थी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, कहो तो अभी चलते हैं, मगर तुम अब ये रोना बंद कर दो प्लीज। उन्होंने नरमी से उसके आंसू साफ किए। उनकी हामी भरने पर उसका चेहरा खिल उठा। थैंक्स मोमी। वो खुश होते हुए उनसे लिपट गई। उन्होंने चुपके से आंख से निकलता आंसू साफ किया। वैसे तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं अभी 40 की भी नहीं हुई? उसकी पोनी खींचते हुए पूछा। महरम ने एक आंख दबाकर जुबान होंठों से निकाली। परसों सफाई करते हुए आपका आईडी कार्ड मिला था, उस पर देखी थी आपकी डेट ऑफ बर्थ। उसने हंसते हुए बताया। उन्होंने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। शहबाज इंडस्ट्रीज ज्वाइन किए आज उसे 7वां दिन था, मगर अभी तक एमडी की हुजूर पेश नहीं हुई थी उसकी। उसका इंटरव्यू भी मैनेजर और चंद दूसरे कोलिग्स ने ही लिया था। अपने चंद सीनियर्स के साथ अच्छी खासी सलाम दुआ हो चुकी थी। सारा स्टाफ ही कोऑपरेटिव था, और इसी वजह से वो चंद दिनों में ही काम को बहुत जल्दी समझ गई थी। शुरू के 3 दिन तो उससे अकाउंटेंट का काम लिया गया था, मगर पिछले 4 दिन से उसने रिसेप्शनिस्ट की सीट संभाली हुई थी बकौल स्टाफ मेंबर्स की। एमडी काफ़ी सख्त मिजाज था, मगर चूंकि आजकल वो आउट ऑफ कंट्री थे, इसीलिए जमल की जॉब रूटीन में तो फिलहाल रावी चैन ही चैन लिख रहा था। घड़ी सुबह के 9 बजा रही थी, और वो मुतमैन सी अपने सीट पर बैठी कंप्यूटर पर कुछ टेली वर्किंग कर रही थी। मैनेजर ने सुबह आते ही उसे ऑर्डर दिया था कि 9:30 के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग है, और किसी को भी इररिलेटिव पर्सन को कॉन्फ्रेंस रूम वाली साइट पर एंट्री भी मत होने देना।
کی بورڈ پر چلتی उसकी उंगलियों के साथ साथ उसकी सब्ज आंखें इंटरनेट से दाखिल होने वाले हर शख्स पर नजर रखे हुए थी। सारा स्टाफ अपने काम में मसरूफ था जबकि चंद स्टाफ मेंबर्स की टाइमिंग 11 बजे के बाद स्टार्ट होने वाली थी। जमल मुकम्मल तुंद ही से अपने काम में मसरूफ हो गई थी। वो बड़ी इन्हमाक से मॉनिटर की स्क्रीन पर निगाह टिकाए हुए थी जब उसकी नज़र गिलास डोर धकेल कर अंदर दाखिल होते उस शख्स पर पड़ी। रफ से हुलिये में शान बेनियाजी से चलता हुआ वो शख्स उसी तरफ आ रहा था। जमल मुतमईन होकर दोबारा मॉनिटर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हुई क्योंकि जानती थी कि हर आने वाले की तरह वो शख्स भी पहले उसी के पास आएगा, मगर दफतन उसे चौंकना पड़ा था। रिसेप्शनिस्ट पर रुकने के बजाय वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ, कॉरिडोर की तरफ मुड़ गया था। एक पल को तो वो हुनूक रह गई, अब क्या करे, मगर अगले ही पल फुर्ती से उसकी तरफ दौड़ लगाई थी। ओ हेलो मिस्टर, रुकिए प्लीज, कहती हुई वो जल्दी से उसके सामने आई थी। भागने के बायस सांस फूल गया था जबकि यूं रास्ता रोके जाने के पर मुकाबिल की कशादा पेशानी पर बल पड़ गए थे। जमल ने ऊपर से लेकर नीचे तक उस शख्स को देखा जो ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक ही टी शर्ट में मलबूस अपनी शानदार हाइट में बिल्कुल भी आम नहीं लग रहा था। कौन है आप और इधर किधर जा रहे हैं? सख्ती से कहते हुए जमल ने कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ इशारा किया। सॉरी टू से बट मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या आप में? मैं वहाँ रिसेप्शन पर बैठी आपको नजर नहीं आ रही थी जो आप यूं दंदनाते हुए इस तरफ आ गए। वो गुस्से से बोलती चली गई। उसे इस शख्स पर गुस्सा आ रहा था जो बिना अपना कार्ड दिखाए सीधा कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला आया था। अगर वो अंदर चला जाता तो मैनेजर से उसकी शामत पक्की थी और वो उसकी जॉब नई नहीं थी, लिहाजा वो अभी तो अपनी शामत अफोर्ड नहीं कर सकती थी जबकि बॉस भी आउट ऑफ कंट्री थी। योर गुड नेम प्लीज। मुकाबिल ने कोई जवाब देने के बजाय उल्टा उसी से इसका नाम पूछ लिया था। चेहरे के तासुरात नाकाबिले फहम थे। क्लीन शेव में उसका निखरा हुआ चेहरा बेहद भला लग रहा था, मगर जमल को तो अपनी जॉब की पड़ी थी। नॉट माइन, योर गुड नेम प्लीज। जमल ने सख्त चतुने से उसे घूरा। उसके यूं घूरने पर शाह के चेहरे पर नागवारी तराई थी। आप जानते भी हैं कि किससे बात कर रही हैं आप? उसने सर्द लहजे में जमल को जैसे चैलेंज किया था। वो तब गई। शाह ने आंखें सुकेड़ कर कुछ हैरत से उसके सुर्ख पड़ते रुखसार को देखा। देखिए मिस्टर, मैं वाकई नहीं जानती कि मैं किससे बात कर रही हूँ और ना ही जानने का शौक रखती हूँ, बट इट्स माई ड्यूटी, सो प्लीज रिसेप्शन आप वहाँ रिसेप्शन पर आएं, अपना कार्ड दिखाएं और वेटिंग एरिया में वेट करें। मैं मैनेजर साहब को देती हूँ कि आपके बारे में, बट फर्स्टली यू हैव टू टेल मी अबाउट योर सेल्फ। रिसेप्शन की तरफ पलटते जमल संजीदगी से कहा। शाह ने एक गहरी निगाह उस लड़की पर डाली जिसका कॉन्फिडेंस काबिले दीद था, मगर फिर उसके रिसेप्शन तक पहुंचने से पहले उसके आगे आगे बढ़ा और कॉरिडोर के लास्ट पर बने एमडी के ऑफिस रूम में घुस गया। जमल की जान पर बनाई जाने कौन था जो यूं बॉस के ऑफिस रूम में घुस गया था। जमल ने इस मुसीबत से निपटने के बॉस के रूम की तरफ दौड़ लगाई। तभी उससे पीछे से मिस सना ने आवाज लगाई थी। सना इस से 2 साल सीनियर थी और बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी थी। वो खौफजदा सी पलटी थी। वो मिस सना। जमल हकलाई थी। बेवकूफ़, यहाँ क्या कर रही हो? जस्ट गो एंड होल्ड योर सीट। बॉस वापस आ गए हैं, मुझे मैनेजर ने बताया है, आज दफ्तर आएंगे। बस आते ही होंगे। अगर उन्होंने खाली रिसेप्शन देख लिया तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। जाओ, जाकर अपनी सीट पर बैठो। सना ने आहिस्तगी से उसे डिपटा था। वो सब भूल भाल कर अपनी सीट की तरफ दौड़ी। दिल धक धक कर रहा था। यकीनन आज इस कंपनी में उसका आखिरी दिन था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक इर्रेलेटिव पर्सन एमडी के ऑफिस के रूम में जा घुसा था और वो डर के मारे किसी को बता भी नहीं पाई थी। कितनी देर तो वो यूं ऑफिस में किसी हंगामे के मुंतजर रही, मगर जब सभी अपने काम में मसरूफ रहे तो वो खुद भी पुरसुकून हो गई थी। वो खुद भी काम में लगकर भूल भाल गई थी। घड़ी का छोटा हिस्सा शाम के 4 बजा रहा था जब उसे बॉस के हुजूर पेशी का ऑर्डर मिला। जमल ने चौंक कर अपने सर पर खड़ी सना
मिस सना को देखा था। उसने बमुश्किल खुद को कहने से रोका था कि उसने तो बॉस जैसी किसी शय को ऑफिस आते नहीं देखा था, मगर मसलहतन खामोश रही। अवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं तुम्हारी? रिलैक्स यार। बस जो भी वो पूछे हूँ हाँ में जवाब दे देना। चलो अब जल्दी से जाओ। सना ने उसे हाथ से पकड़कर खड़ा किया। वो खुश्क पड़ते लबों को तर करते हुए मरे मरे कदमों से बॉस के ऑफिस तक आई। ग्लास डोर को जरा सा धकेल कर उसने अंदर झांका। पूरा रूम खाली था। जमल को हैरत हुई, मगर तभी उसकी निगाह बॉस के चेयर पर पड़ी, जिसका रुख दाएं तरफ था। टेबल पर एक हाथ धरा हुआ था, जबकि वो खुद शायद नीचे झुके कुछ ढूंढ रहे थे। जमल सिर्फ उनके घने बाल देखने में कामयाब हो पाई थी। कुछ देर तो उन्हें कटर पटर करता देखती रही, फिर हिम्मत करके बोली थी, मैं आए कम इन सर। उसकी कांपती आवाज पर वो अपनी मसरूफियत तर करके सीधे हुए थे, और नतीजतन जो चेहरा जमल के सामने आया था उसे देखकर उसकी चीख निकलते निकलते बची थी। दफतन मिस सना ने उसे पीछे से हल्का सा पुश किया था और आहिस्ता से बेस्ट ऑफ लक कहकर दरवाजा बंद करके पलट गई थी। अब वो बिल्कुल नर दरवाजे से चिपक खड़ी थी। एमडी शहबाज हसन को देख रही थी, जो निहायत इत्मीनान से रिवॉल्विंग चेयर पर सीधे होकर बैठ चुके थे। तो आप हैं न्यू रिसेप्शनिस्ट? उनका भारी मगर तंजिया लबो लहजा जमल के होश में ले आया था। आप? उसके हलक में फंसी फंसी सी आवाज निकली। शहबाज हसन ने उसकी गैर होती हालत देखकर बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी। जी मैं ही हूँ। सिट प्लीज। उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया था। उंगलियां चटकाते हुए वो उनकी टेबल की इस पार रखी चेयर पर बैठ घसीट कर बैठ गई थी। शहबाज हसन ने बगौर उसकी सब्ज आंखों में उमड़ती नमी को देखा था, जिसे वो पलके चपक चपक कर अपने अंदर उतारने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सुबह आपने मेरा नाम पूछा था। बता देता हूँ कि खाकसार को शहबाज हसन कहते हैं, मगर यहाँ इस दफ्तर में सब मुझे सर कहते हैं। आप भी मुझे सर ही कहेंगी। नाउ टेल मी योर गुड नेम प्लीज। अपने मिजाज के खिलाफ वो उसके उससे काफी नरमी से बात कर रहा था। जमल जमल आफंदी। उनकी नरम रवैये पर वो कुछ पुरएतमाद होते हुए बोली थी। तो बीकॉम किया हुआ है आपने? भारी संजीदा आवाज उसका दिल धड़का रही थी। रफ हुलिये में भी वो शख्स बिलाशुबा इतना ही शानदार था कि जमल आफंदी उससे निगाह नहीं मिला पा रही थी। जी सर। मुट्ठियों को सख्ती से भींचे उसने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया था। जाने कौन सा जादू था मुकाबिल की शख्सियत में कि उस जैसी कॉन्फिडेंट लड़की की हथेलियां अरकालूद हो रही थी। अकाउंटेंट के बजाय रिसेप्शनिस्ट की जॉब क्यों तरजीह दी है आपने? एक और सवाल किया गया था। उसके सवाल पर जब से इधर उधर देखती जमल ने निगाह उठाकर शाह की तरफ देखा था, जो बेतासुर निगाहों से उसी की जानिब देख रहा था। जमल ने खुद को डपटा और अपना एतमाद बहाल करने की भरपूर कोशिश की। एक्चुअली सर, मैंने यहाँ अप्लाई तो अकाउंटेंट की जॉब के लिए ही किया था, बट मेरे ज्वाइन करने के 2 दिन बाद ही रिसेप्शनिस्ट ने रिजाइन कर दिया। इसीलिए पिछले 2-4 दिन से मैं सर खालिद मैनेजर के कहने पर रिसेप्शनिस्ट की सीट पर काम कर रही हूँ। उसने तकरीबन मजबूत लहजे में तफसील से जवाब दिया था। शाह ने इस्पात में सर हिलाया। ओके। रिसेप्शनिस्ट का अरेंज हो जाता है तो फिर आप अकाउंटेंट का ही चार्ज संभालेंगी? शहबाज हसन ने संजीदगी से कहा। जी सर। वो तंदीज से बोली। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। एंड अगर आपको यहाँ किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो विदाउट हेजिटेशन आप डायरेक्ट मेरे ऑफिस में आकर बता सकती हैं, उन्होंने नरमी से कहा। थैंक्स सर। वो हौले से मुस्कुरा कर बोली। शाह ने अस्पात में सर हिलाया और जाने के लिए पलटी। फिर एक पल को रुकी थी और मुड़कर शहबाज हसन की तरफ देखा, जो उसी की जानिब मुतवज्जा था। सुबह वाली बदतमीजी के लिए एक्सट्रीमली सॉरी सर। एक्चुअली मैंने आपको पहचाना नहीं है। मैंने पहले कभी आपको देखा भी नहीं था, तो बस इसीलिए, जमल ने शर्मिंदगी से कहा, निगाहें झुकाए एक्सक्यूज करती। वो बहुत मासूम लग रही थी। उसकी बात पर मुकाबिल के लबों पर एक खूबसूरत तबस्सुम बिखर गया था। उनकी खामोशी महसूस करके जमल ने निगाह उठाई थी, मगर उनको नरमी से मुस्कुराते देख जमल की हार्ट बीट मिस हुई थी। उसने घबरा कर अपने दिल पर हाथ रख लिया, फिर उन्हें अपनी जानिब तवज्जो देखकर फौरन ही नीचे भी कर लिया। ये क्या हो रहा था उसे? इट्स ओके मिस जमल। जिस हुलिये में मैं आज ऑफिस आया था, उसमें आपका कंफ्यूज होना कोई अनोखी बात नहीं है।
डोंट बी वरिड, इट्स ऑल ओके, शाह ने नरम मगर संजीदा लहजे में कहा। वो अस्पात में सर हिलाते हुए फौरन वहां से निकली थी, जबकि शहबाज हसन ने उस बेवकूफ लड़की के बारे में सोचते हुए अपनी हंसी दबाई। फिर सर झटक कर अपना लैपटॉप खोल कर अपने काम में मसरूफ हो गया। मगर जमर आफंदी फिर ठीक से अपने काम में मसरूफ नहीं हो पाई थी। व्हाइट BMW का दरवाजा खोलकर उसने कच्ची जमीन पर मजबूत कदम रखे थे, अपना कीमती मोबाइल और ब्लैक गॉगल्स दांत बख्श के हाथ में थमाते हुए उसने अपने साथ खड़ी गवर्नमेंट स्कूल की इमारत को देखा, जो जाने कितने साल पुरानी थी। जरखान ने दूसरी जानिब निगाह दांत बख्श पर डाली। निगाह में वाजी खफ की नजर और नाराजगी थी। इस काम के लिए तुम खुद भी आ सकते थे शायद। अंदाज बेजारियत से भरपूर था। बड़े साहब का हुक्म था कि इधर आप ही आएंगे। उसने मुस्कुराहट दबाते हुए मौदब अंदाज में कहा। हाँ, खुद तो वो लंबे टूर पर निकल गए हैं, लेके मुझे यहाँ फंसा दिया, उकताहट भरे लहजे में कहता वो स्कूल के बड़े से गेट की तरफ बढ़ा, जहाँ पहले से ही प्रिंसिपल खड़ी थी और गेट के दाएं बाएं काफी स्टूडेंट्स हाथों में गुलाब की पत्तियां लिए उसका इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। दरमियानी रास्ते पर कालीन बिछाया गया था, जिस पर चलकर उसने प्रिंसिपल ऑफिस तक जाना था, और उसके बाद के जाने मजीद क्या क्या मराहिल थे। वो जी भरकर बदमज़ा हुआ, मगर लबों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजा ली। प्रिंसिपल से रस्मी जुमलों के तबादले के बाद वो उनकी मैयत में मजबूत चाल चलता पतियों की बरसात में उनके ऑफिस तक आया। कई टीचर्स ने उसकी शानदार पर्सनैलिटी देखकर आहें भरी थी, जबकि स्टूडेंट्स की निगाहों में भी वाज़ी सताइश उभर आई थी। जबकि मगर शान बेनियाजी से ऑफिस के पुरसकून माहौल में टांग पर टांग चढ़ाए आरामदेह सोफे पर बैठा हुआ था दाद बख्श। बना उसका साया बना उसके हमरा था। दूसरी तरफ शायद फंक्शन स्टार्ट हो चुका था, सो चंद सीनियर्स टीचर्स और प्रिंसिपल के हमरा वो स्कूल के पिछले ग्राउंड में आ गया था, जहां टेंट लगाकर एक काफी बड़े एरिया को कवर किया गया था स्टूडेंट्स के लिए चेयर्स, जबकि मेहमान खुसूसी के लिए स्टेज के पास सोफे सेट किए गए थे। स्टूडेंट सीट्स पर बैठी यकीनन उसकी मुंतजिर थी, आपस में खूब गपशप कर रही थी, मगर उनके वहां आते ही सब अपने होठों को जैसे सी लिया। प्रिंसिपल और जरखान की सीट संभालते ही स्टेज पर गिरा पर्दा हटा दिया गया और चंद स्टूडेंट्स ने बड़ी खूबसूरती से उसका वेलकम किया, जिसे दाद बख्श ने तो बहुत इंजॉय किया, मगर जरखान के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट उसका हाल दिल बखूबी सुना रही थी। उसके होंठों पर फैली जबरदस्ती की मुस्कुराहट को दाद बख्श बखूबी समझता था, इसीलिए वो उसकी तरफ देखने से अजतनाब कर रहा था, वगरना उसके लिए अपने लबों पर खिलती मुस्कुराहट रोकना मुश्किल हो जाता। सो वो भी चुपचाप स्टेज की तरफ मुतवज्जा हुआ। दो तीन मज़ाहिया ड्रामे पेश किए गए। दफतन जरखान को मोबाइल मोबाइल की बेल बजी थी। दाद बख्श फौरन मुतवज्जा हुआ। हैदर कॉलिंग लिखा हुआ था देखकर उसकी आंखों में तहीर समेट आया था, क्योंकि वो जानता था कि जरखान ने हैदर मलिक को किस काम के लिए अपॉइंट किया है। उसने अपने साथ बैठे जरखान की तरफ देखा, जो स्टेज की तरफ मुतवज्जा था, और उसकी तरफ झुका। साईं हैदर मलिक की कॉल है, बख्श ने सरगोशी की थी, जिससे शोर गल के बाद सुनने में वो नाकाम रहा था। कौन, किसकी कॉल है? जरखान ने उसकी तरफ रुख मोड़ा और कदरे कंफ्यूज लग रहा था। हैदर मलिक की, बख्श ने आहिस्तगी से कहा। जरखान के मुस्कुराते लब सिकुड़े थे, आंखों में चमक बड़ी थी। उसने फौरन हाथ बढ़ाकर मोबाइल उससे झपट लिया। वक्त जाया किए बिना वो फौरन कॉल पिक की थी। सरकार, हैदर मलिक बात कर रहा हूँ, दूसरी जानिब से आवाज़ आई थी। हाँ बोलो, तुम, मैं सुन रहा हूँ। फोन कान से लगाए वो अपनी सीट से खड़ा हो गया था। चलते हुए चेयर्स के दरमियान बची खाली जगह से गुजर कर तेजी से बाहर की तरफ बढ़ा था, क्योंकि वहां के शोर-ओ-गुल हैदर मलिक की बात सुनने में दुश्वारी पैदा कर रहा था। दाद बख्श ने प्रिंसिपल को मुतमईन किया और जरखान के पीछे सरहद से भागा। हाँ मलिक, अब बोलो क्या खबर है? आवाज में बेताबियां थी। तेज तेज कदम उठाता दाद बख्श उस तक आया था, और अब उससे दो कदम पीछे साए की तरह उसके साथ साथ चल रहा था। मैडम के बारे में पक्की खबर है सरकार, हैदर मलिक ने बड़ी तेजी से बोल रहा था। जरखान ने चलते कदमों में तेजी आ गई थी, जबकि दिल की धड़कनें मद्धम होने लगी थी। जल्दी बताओ क्या खबर है, जल्दी बोलो मलिक। लबों पर जुबान फेरते हुए वो उसके बोलने का मुंतजिर था। मेरे पास आपके लिए दो खबरें हैं, एक अच्छी और एक दूसरी बुरी।
आप बताएं पहले कौन सी सुनाऊं? वो सरशारी से पूछ रहा था। जरखान के चलते कदमों की रफ्तार में कमी आई थी। ग्राउंड पार करके वो अब लंबे कॉरिडोर में चल रहा था। कॉरिडोर के दाएं जानिब क्लासेस थी जबकि बाएं जानिब स्कूल का अगला ग्राउंड था। दाद बख्श ने उसे टोकना चाहा था कि वो एक जगह खड़े होकर फोन सुन ले, मगर उसे टोक नहीं पाया था क्योंकि वो उसकी दिली हालत समझ रहा था। पहले बुरी खबर सुनाओ मलिक, मगर याद रहे कि खबर इतनी बुरी ना हो कि मैं तुम्हें शूट कर दूं। और अच्छी खबर वही होनी चाहिए जो मैं सुनना चाहता हूँ। बुरी खबर यह है कि अब्बासी साहब के मैडम दिमागी कैंसर के आखिरी स्टेज पर है। धड़ाम। कोई आंधी तूफान की तरह उससे आकर टकराया और नतीजतन मोबाइल उसके हाथ से छूटकर सीमेंट के फर्श पर गिरा था। एक पल को तो जरखान को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। फिर अगले ही पल वो तेजी से झुका था और सामने सर पकड़ी खड़ी लड़की के पैरों में से अपना मोबाइल उठाया था। दाद बख्श ने हैरत से उसे जमीन पर झुकते देखा था। ये वो शख्स था जिसने कभी बचपन में भी झुककर स्कूल शूज के तस्मे बंद करते नहीं देखा था। उसकी कोई चीज जमीन पर गिर जाती तो भले ही वो कितनी ही कीमती हो, जरखान अब्बासी झुक कर वो चीज नहीं उठाता था, बल्कि उसका साया बना दाद बख्श उठाया करता था। मगर आज आज सिचुएशन ही ऐसी थी कि बिना सोचे समझे वो झुक गया था। हालांकि अगर उस वक्त अपने बाप से भी बात कर रहा होता तो और मोबाइल उसके फुल फर्निश्ड रूम में बिछे इम्पोर्टेंट कालीन पर भी गिरता तो वो कभी ना उठाता। मगर आज की तो बात ही और थी। दाद ने अफसर्दगी से अपने साई की जानिब देखा और मोबाइल की टूटी हुई स्क्रीन को टच करके टच चेक करना चाह रहा था कि आया कॉल चल रही है या बंद हो चुकी है। मगर हकीकतन वो कीमती मोबाइल नाकारा हो चुका था। दाद बख्श ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, मगर उससे पहले ही जरखान ने बाएं हाथ में पकड़ा मोबाइल पूरी शिद्दत से दाईं तरफ बनी दीवार पर दे मारा था। और फिर अगले ही पल दूसरा हाथ एक भरपूर थप्पड़ सामने खड़ी खौफजदा सी लड़की के गाल पर मारा था। चटाख। पूरे कॉरिडोर में आवाज गूंजी थी, जबकि दाद बख्श ने बिना वक्त जाया किए आगे बढ़कर जरखान की कमर में बाजू डाला था, जो दोबारा उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था जो नाक नाक से निकलते खून पर हाथ रखे रो रही थी। जाहिल लड़की, नजर नहीं आ रहा था तुम्हें? वो धाड़ा था। उसका पूरा चेहरा आग हो रहा था, जबकि रोती हुई महरम बाकायदा कांप रही थी। साईं संभाले खुद को। उसकी कमर में बाजू डालकर दाद बख्श ने वो मुश्किल खुद को संभाला था, जो अपने सामने खड़ी महरम को खत्म कर देने के दर पे था। आई एम सॉरी सर, मैंने जानबूझकर आपका मोबाइल नहीं तोड़ा। वो सिसकते हुए अपनी सफाई दे रही थी। जरखान ने एक झटके से अपना आप दाद बख्श से छुड़वाया और एक शोला बार निगाह लरसती हुई इस लड़की पर डाली जो उसके यूं घूरने पर डर के पीछे दीवार से जा लगी। पूरा बदन हिचकोले की जद में था। उसका बस चलता तो जरखान से बचने के लिए शायद दीवार में ही कहीं घुस जाती। खौफजदा नजरों से जरखान के लाल चेहरे की जानिब देखती वो सहमी हुई हिरनी लग रही थी। दाद बख्श ने तासिफ से उसकी जानिब देखा, जिसका सुर्ख गाल पर जरखान अब्बासी के हाथ की 5 उंगलियों के निशान बहुत वाज़ेह थे। उसकी नाजुक कपकपाती उंगलियां नाक से निकलते खून को रोकने में नाकाम हो रही थी। मैं आज ही आपको इसके पैसे पे कर दूंगी, दीवार से चिपकी वो कांपती आवाज में बोली थी। जस्ट शट अप, दफा हो जाओ यहाँ से, वो सर्द लहजे में चिल्लाया। सुनसान पड़े कॉरिडोर में उसकी भारी आवाज गूंजी थी। वो मजीद सहम गई। उसके चिल्लाने पर मारे खौफ के महरम की हलक से एक घुटी घुटी सी चीख निकली थी, जैसे मुंह पर दूसरा हाथ रखकर उसने वो मुश्किल दबाया था। दाद बख्श फौरन आगे बढ़ा और सख्ती से जरखान के कंधों पर हाथ रख जमाया था। उससे ज्यादा करने की ये ना उसे इजाजत थी और ना ही जुर्रत। जरखान ने सख्ती से उसका हाथ झटका और पलटकर कॉरिडोर से सामने वाले ग्राउंड की तरफ उतरती 2-3 सीढ़ियों के किनारे पर जा खड़ा हुआ था। रगों में लावा उतर रहा था जो किसी सूरत ठंडा होने नहीं वाला था। पिलर पर सख्ती से हाथ जमाए वो ग्राउंड की कच्ची मिट्टी को घूर रहा था। दाद बख्श फौरन से सख्ती हुई महरम की तरफ बढ़ा और जेब से रूमाल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया था। लरसती भीगती पलकें उठाकर उसने एक नज़र सामने खड़ी हमदर्द को देखा, फिर रूमाल
झपटते वाले अंदाज में पकड़ा और वहां से भागती चली गई। जरखा ने सुलगती नजरों से दूर होती महरम को देखा। बेवकूफ लड़की, वो नागवारी से बड़बड़ाया। साईं आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं। दाद ने उससे शाने पर हाथ रखा जिसका चेहरा जब्ते गम से सुर्ख हो रहा था, आंखों में खून उतर रहा था। 30 मिनट में तुम्हारे पास, इन 30 मिनट के अंदर अंदर मेरे लिए न्यू मोबाइल लो और मेरे मोबाइल का सारा डाटा रिकवर कराओ और ठीक 30 मिनट बाद मुझे यहाँ से पिक करो पक्ष। तब तक मैं यहाँ का मामला निपटाता हूँ। उसके हाथ से ब्लैक गोगल्स लेकर उसने आंखों को छुपाया था जिसमें तेजी से नमी उतर रही थी। आप फिक्र ना करे साईं, मैं 20 मिनट में ये काम कर लूंगा, बख्श ने उसे यकीन दिलाया। जरखान ने अस्पात में सर हिलाया और वापस अकबी ग्राउंड की तरफ बढ़ा था।